दोस्तों भाग 2 का अध्याय नंबर 6 का सॉल्यूशन हम देख रहे हैं, खुली अर्थव्यवस्था। इससे पहले भाग 1 की 6 चैप्टर करा चुका हूँ और भाग 2 का ये छठा चैप्टर है, यानी कि सारे चैप्टर्स आपके इसमें कंप्लीट हो जाएंगे अर्थशास्त्र के। तो यहाँ चलिए देखते हैं, इसमें 1 नंबर के 3 प्रश्न आएंगे और जो आपका 2 नंबर का 1 प्रश्न आएगा, यानी कि दोनों को मिलाकर के टोटल 5 अंकों का प्रश्न इस चैप्टर से पूछा जाएगा। ठीक है, तो कितने अंकों का आएगा? 5 अंकों का चैप्टर इस चैप्टर से पूछा जाएगा। और इन सभी के सॉल्यूशंस को देखने के लिए मैं यहाँ पे सॉल्यूशंस तो बता ही रहा हूँ, और इसके जो और बाकी क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की बार बार में यहाँ पे प्लेलिस्ट बताई जा रही है, उस प्लेलिस्ट को विजिट करिए। उसमें वो सब कुछ शामिल है जो आपको एग्जाम में टॉप करा सकता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, आपके जो एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस बनेंगे वो मॉडल पेपर में से, प्री बोर्ड एग्जाम पेपर्स में से और क्वेश्चन बैंक में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको जो है देखने को मिलेंगे। इन तीनों चीज़ों को अगर आप पढ़ते हैं तो आपका तो तैयारी है वो चरम सीमा पे पहुंच चुका होगा। यहाँ पर जो है, खाते में भुगतान संतुलन रहता है तो संतुलित रहता है। खाते में भुगतान संतुलन जो है संतुलित रहता है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अवमूल्यन संभव होता है तो लोचपूर्ण विनिमय दर में अवमूल्यन संभव होता है। अदृश्य मदों में निम्न में से किसे शामिल करेंगे? तो अदृश्य मदों में बैंकिंग, जहाजरानी और सूचना सभी को सम्मिलित करेंगे, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है, व्यापार संतुलन में कौन सी मदें शामिल होती हैं? तो व्यापार संतुलन में दृश्य मदें शामिल होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके यहाँ पे 4 क्वेश्चंस के आंसर हमने देख लिए। आगे बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में सबसे पहला जो क्वेश्चन है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भुगतान शेष के खालिस्तान खाते का एक अंग होता है, तो वित्तीय खाते का। किसका? वित्तीय खाते लिखेंगे आप। निजी निजी ऋणों का भुगतान खालिस्तान खाते की देनदारी प्रविष्टि में आता है, तो किस में आता है? ये चालू खाते की देनदारी प्रविष्टि में आएगा। चालू खाते लिख देंगे, चालू। उसके बाद में भुगतान शेष, यहाँ पे खालिस्तान बेकार लिखा हुआ है। भुगतान शेष की संरचना में दोनों आपका पूंजी तथा जो है कौन सा एक और बचा हुआ आपका पूंजी तथा, जी हाँ, चालू खाता सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पे दोनों चालू एवं पूंजी खाते सम्मिलित होते हैं। चालू एवं पूंजी खाते सम्मिलित होते हैं। भुगतान शेष की संरचना में पूंजी व चालू खाते सम्मिलित होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें पूछा गया आपसे सॉरी, विदेशी विनिमय की मांग उन लोगों के द्वारा की जाती है जो वस्तुओं का खालिस्तान करते हैं, तो जो वस्तुओं का क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। ठीक है, उसके बाद में पांचवा जो क्वेश्चन है, एक देश में कीमतों में अधिक वृद्धि होने पर उसके खालिस्तान कम हो जाते हैं, तो उसके निर्यात कम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक देश में कीमतों में अधिक वृद्धि होने पर उसके निर्यात जो है कम हो जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? निर्यात कम हो जाते हैं। वापिस से, एक देश में कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होने पर उसका निर्यात जो है वो कम हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, आयतों की तुलना में आयातों की तुलना में निर्यातों के बढ़ने पर विदेशी विनिमय दर देश के खालिस्तान में परिवर्तित हो जाती है, तो देश के पक्ष में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पे क्या लिखोगे? पक्षों में। देश के पक्ष में परिवर्तित हो जाती है, देश के पक्षों में। सत्य असत्य की बात करें, बैंक दर बढ़ाने पर विदेशी विनिमय दर देश के पक्ष में जाती है, क्या ये सत्य वचन है? तो बोलोगे जी सर, ये तो सत्य वचन ही लग रहा है मेरे को, क्या लगता है? मैं बोलूंगा बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, सत्य वचन है ये। क्या लिखोगे आप? सत्य। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका आंसर जो है सत्य लिखोगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, पूंजी का निर्यात करने वालों द्वारा विदेशी विनिमय की पूर्ति की जाती है, तो ये आपका जो है क्या होगा आंसर इसका? तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है, यदि देशवासी विदेशों में स्टॉक शेयर्स क्रय करते हैं तो विदेशी विनिमय दर देश के विपक्ष में हो जाती है, तो ये आपका सत्य वचन है। क्या है? सत्य। और वस्तुओं का निर्यात चालू खाते की देनदारी होती है, तो वस्तुओं का निर्यात जो है वो चालू खाते की देनदारी होती है, तो ये बिल्कुल सत्य है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया आपसे, व्यापार संतुलन में सेवाओं का भुगतान शामिल होता है, तो ये भी आपका सत्य है। इसके बाद में भुगतान संतुलन सदैव संतुलित होता है, तो ये भी आपका सत्य है। तो यानी कि आपका सारे के सारे सत्य हैं, केवल इस 2 नंबर को छोड़ करके यही एक असत्य है, बाकी सारे सत्य हैं। ठीक है, तो आपके सॉल्यूशंस हमने बता दिए सत्य असत्य के। आते हैं जोड़ियां बनाने की बात पे। तो जोड़ियाँ जो बनाएँगे हम, तो भुगतान संतुलन जो है, अदृश्य मतें जो हैं इसमें शामिल कर देंगे हम, इसको मिला देंगे अदृश्य मतों से। इसके बाद जो है नेक्स्ट आपका दूसरा जो इसमें पूछा गया, व्यापार संतुलन। व्यापार संतुलन को हम जब मिलाएँगे तो दृश्य मतें मिला देंगे इससे। उसके बाद में चालू खाते की मदें जो है
हम मिला देंगे बीमा से। इससे मिला देंगे चालू खाते की मदे जो है बीमा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है पूंजी खाते की मदे, पूंजी खाते की मदे जो है विनियोग से, इससे विनियोग से। उसके बाद में लोचशील विनिमय दर जो है, लोचशील विनिमय दर हो जाएगा बाजार में मांग एवं पूर्ति द्वारा निर्धारित। ठीक है। और इसके बाद में स्थिर विनिमय दर जो है ये आ जाएगा आपका जो सरकार के द्वारा निर्धारित। ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये 6 के 6 आंसर्स हमने एक दूसरे से मिला दिए, जोड़ियां बना दी। अब आते हैं हम एक वाक्य एक शब्द में जो उत्तर देने हैं उनके ऊपर। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है पूछा गया है, आयात निर्यात की केवल दृश्य मदों को किसमें शामिल किया जाता है? तो दृश्य मदों को व्यापार संतुलन में शामिल किया जाता है। किसमें किया जाता है? व्यापार संतुलन में शामिल किया जाता है। तो इसका आंसर लिखोगे आप, व्यापार संतुलन में शामिल किया जाता है। के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक भारतीय अमेरिका में में शिक्षा पर व्यय करता है तो वह मध्य भारत के लिए क्या है? तो वह मध्य भारत के लिए क्या हो जाएगा? अदृश्य मद है। क्या है वो? अदृश्य मद है। भारतीय रुपए के अवमूल्यन से भारतीयों के आयात कैसे हो जाएंगे? तो भारतीयों के आयात जो है वो कैसे हो जाएंगे? महंगे हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? महंगे हो जाएंगे। इसके बाद में भुगतान संतुलन में विदेशी विनिमय की मांग क्यों उत्पन्न होती है? तो उसकी मांग उत्पन्न होने का क्या कारण है? संतुलन के लिए। किस लिए? संतुलन के लिए। क्या होती है? क्यों होती है? संतुलन के लिए। भुगतान संतुलन में विदेशी विनिमय की मांग संतुलन के लिए उत्पन्न होती है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो पांचवा क्वेश्चन है, बैंक दर बढ़ने पर विदेशी विनिमय दर देश के पक्ष या विपक्ष में किस में हो जाती है? तो देश के पक्ष या विपक्ष में किस में होती है? तो पक्ष में होती है। किस में होती है? पक्ष में। इसके बाद जो है बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित विदेशी विनिमय दर क्या कहलाती है? तो इसको हम बोलते हैं मौद्रिक दर। क्या बोलते हैं? मौद्रिक दर। लिख लोगे मौद्रिक दर, तो ये आंसर हो गया। 2 नंबर के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक ही क्वेश्चन आएगा इसमें से, तो इनमें से ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। इन सभी के सॉल्यूशंस आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट चल रही है, बता रहे हैं प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट देखिए डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलिए, नीचे जाइए, नीचे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी 12th क्लास की, उसको ओपन करिए। उसमें सारे वीडियोस मिलेंगे आपको, मॉडल पेपर्स, प्री बोर्ड एग्जाम पेपर्स, और साथ ही साथ आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सॉल्यूशन कराए गए हैं वो सारे के सारे अवेलेबल हैं। तो उनको सभी को देखने के लिए ज़रूर से ज़रूर आप विजिट करिए प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा, फिर तो आपको दिक्कत होनी है। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। सभी कुछ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो को आपने शेयर कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके तो आप पहले से ही बैठे हैं, तभी जाके आप ये वीडियो देख पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।